बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुग़ल हिस्ट्री। हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था जो है जो 712 से लेकर 1526 तक थी। ठीक है, 1526 के बाद 1857 तक आज हम जो है वो मुग़ल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। आज हमने जो है मुग़ल एम्पायर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1526 के अंदर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने जो था वो मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो थे वो लास्ट दिल्ली सल्तनत की जो लास्ट लोदी डायनेस्टी थी उसके लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी, जिनको पानीपत की जंग में 1526 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने शिकस्त देकर मुग़ल एम्पायर की जो थी वो बुनियाद रखी थी इंडिया के अंदर। तो ये आपने याद रखना है कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने जो है वो मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी थी पानीपत के मुकाम पर और इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर 1526 के अंदर। इस वीडियो के अंदर जो है हम इम्पॉर्टेंट मुग़ल किंग्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, बाकी आप जस्ट उनके टेन्योर्स याद कर लें। तो सबसे पहला जो पहला मुग़ल बादशाह था वो था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने 1526 से लेकर 1530 तक हुकूमत की। टोटल 4 साल उसने हुकूमत की थी, रूल 4 ईयर्स। तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने जो था वो पूरे 4 साल हुकूमत की थी। इनकी जो पैदाइश थी वो 14 फरवरी 1483 के अंदर कस्बा था अंदेजान, शहर था फरगाना, तैमूरी सल्तनत जिसे मौजूदा जो है उज़्बेकिस्तान कहते हैं, तो फरगाना के अंदर जो है इनकी पैदाइश हुई थी। कस्बा था अंदेजान। और बाबर की जो वफ़ात हुई थी वो 26 दिसंबर 1530 में आगरा में इनकी वफ़ात हुई थी, लेकिन जो दफन है वो काबुल में बागे बाबर अफ़गानिस्तान में दफन है और टोटल उम्र 47 साल थी जब इनकी जो है वफ़ात हुई। ये इन्वेडेड 5 टाइम, इंडिया पे इन्होंने 5 दफ़ा हमला किया। इसकी जो 5th एक्सपेडिशन थी वो इब्राहिम लोदी के साथ थी। ठीक है, पहली पानीपत की जंग इन अप्रैल 1526 में, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। अच्छा, इसमें जो है कि इब्राहिम लोदी की 1 लाख की फ़ौज थी। ठीक है, जिसको बाबर की आर्मी ने शिकस्त दी थी, क्योंकि बाबर के पास जो थे वो बेटर इक्विप, ठीक है, बेटर ज़्यादा जंगी सामान ज़्यादा अच्छा था एज़ कम्पेयर टू लोदी। मतलब उसके पास गन्स थी, जबकि जो इब्राहिम लोदी था उसके पास हाथी थे। मोस्ट सक्सेसफुल इसकी जो बाबर की इनोवेशन है उसमें इंट्रोडक्शन है उसके गन पाउडर का। ठीक है, जो कि सबसे पहले जो है वो बर सगीर के अंदर यूज़ किया गया। इसके अलावा उसकी और जदीद टेक्निक्स थी जिसकी वजह से उसे बड़ा फ़ायदा हुआ और वो इब्राहिम लोदी के साथ जो है जंग जीत गया था। इसके बाद बाबर ने जो है बहुत ही जंगें लड़ी। खानवा में 1527 में इसने जंग लड़ी। उसके बाद चंदरी में 1528 में इसने जंग लड़ी। घाघरा में 1529 में इसने जंग लड़ी। उसके बाद 30 दिसंबर 1530 में इसकी वफ़ात हो गई थी आगरा के अंदर। ठीक है, और इसको फिर दफन किया गया काबुल में। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे जो है काबुल में दफन किया गया था। इसके अलावा इसने बाबरी मस्जिद तामीर करवाई। उसके अलावा काबुल बाग भी इसने जो है तामीर करवाया था। तो ये बाबर की तामीरात में से हैं। उसके बाद दूसरा मुग़ल बादशाह है नसीरुद्दीन हुमायूं। ये बाबर का बेटा था। 1530 से लेकर 1540 तक पहले इसने हुकूमत की। उसके बाद जो है सूरी सल्तनत आ जाती है। दोबारा से सूरी सल्तनत को इसने शिकस्त देकर 1555 से 1556 तक इसने दोबारा से हुकूमत की थी। तो टोटल जो है इसने तकरीबन जो है 11 साल हुकूमत की थी नसीरुद्दीन हुमायूं ने, और ये बाबर का बेटा था।
हुमायूं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाबर के बाद जो है उसका सबसे बड़ा बेटा आया हुमायूं। हुमायूं जो है वो अपने ब्रदर्स के साथ बड़ा काइंडली, ठीक है, उसने ट्रीट किया और उन्हें बड़ी आला ओहदों पर फाइज किया। उसमें से उसका एक भाई था कामरान, जिसने उसने काबल का गवर्नर बनाया, कंधार का, और फिर बाद में पंजाब का भी। एक भाई था अस्करी, जिसके उसने संभल, हिंदल का और अलवार का गवर्नर बनाया। लेकिन इसके रिटर्न में उसके जो भाई थे वो मतलब उसे स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पर जो है उसे उसके साथ गद्दारी करते रहे। उसके काम जब उसे ज़रूरत थी उसके काम ना आए। तो इसके बाद शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा और कन्नौज के 1540 के अंदर जंग हुई थी, जिसमें शेर शाह सूरी ने जो था वो हुमायूं को शिकस्त देकर सूरी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उसके बाद जब सूरी सल्तनत आ गई, शेर शाह सूरी ने इसको शिकस्त देकर अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। तो नेक्स्ट जो 15 साल थे ना उसकी ज़िंदगी के, 1540 से लेकर 1555 तक वो पर्शिया में रहा, ठीक है। उसके बाद पर्शिया का जो बादशाह था उसने उसकी हेल्प की, जिसकी मदद से उसने क्या किया था, फिर काबुल और कंधार पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद उसने दोबारा जो है सिकंदर सूरी को शिकस्त देकर दोबारा दिल्ली का ताज अपने सर किया था। सिकंदर सूरी जो था वो शेर शाह सूरी का बेटा था। उसने इन जनवरी 1556 के अंदर उसने एक तामीर करवाई थी दीन पनाह के नाम से, मतलब एक बिल्डिंग जिसकी सीढ़ियों से गिरकर जो है वो उसकी वफ़ात हो गई थी। उसके बाद उसका सबसे बड़ा बेटा जो अकबर था उसने फिर अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी थी, मतलब उसकी जगह जो है हुमायूं की जगह उसका बेटा अकबर आ गया था। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा मुग़ल बादशाह था जो कि सीढ़ियों से गिर कर जिसकी वफ़ात हुई थी, तो वो हुमायूं था। थोड़ा सा जो है सूरी डायनेस्टी को भी देख लेते हैं। सबसे पहले शेर शाह सूरी ने हुकूमत की 1540 से लेकर 1545 तक। उसके बाद इस्लाम शाह सूरी इसका बेटा था, उसने 1545 से लेकर 1554 तक हुकूमत की। इस पूरी डायनेस्टी में टोटल 5 जो थे वो हुक्मरान आए। लास्ट जो था वो आदिल शाह था और 5 साल जो है शेर शाह सूरी ने हुकूमत की थी। शेर शाह सूरी का जो रियल नेम था वो था फरीद खान, ठीक है। शेर शाह इसका नाम इस वजह से पड़ गया था क्योंकि इसने अकेले ही जो है वो एक शेर को मारा था, इसलिए इसे शेर शाह सूरी कहा जाता था। इसने जो है बंगाल पर कब्ज़ा किया, बहार पर, कनौज पर कब्ज़ा कर लिया। इसने अपने जो सल्तनत, मतलब अपने जो टेन्योर के ड्यूरिंग ने रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम सेटअप किया, ठीक है। उसके अलावा जो है जस्टिस, इंसाफ प्रोवाइड किया जाता था। सिविल वर्क्स करवाए और भी बहुत से, जैसे कि इसने दरख्त लगवाए और ग्रैंड ट्रंक रोड भी इसने जो है वो दिल्ली टू काबल तक इसने बिल्ड करवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये सारे काम शेर शाह सूरी की हुक्मरानी के दौरान हुए थे। शेर शाह सूरी ने जो है वो रोहतास, किला रोहतास जो है वो तामीर करवाया। फिर उसके बाद शेर शाह सूरी जो है 1545 के अंदर इसकी वफ़ात हो गई थी अपने ही गन पाउडर एक्सप्लोजन की वजह से। और उसके बाद 2 सन्स और ग्रैंड सन्स आए इसके, लेकिन जो इसके बाद में आने वाले थे आगे सक्सेसर्स वो बड़े इनकम्पिटेंट थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है सूरी सल्तनत का जो है वो सूरज डूब गया। उसके बाद दोबारा से जो है वो हुमायूं आ गया था। उसके बाद थर्ड जो मुग़ल बादशाह है वो जलालुद्दीन अकबर, 1556 से लेकर 1605 तक इसने हुकूमत की। इसने तकरीबन जो है 49 ईयर्स जो है इसने हुकूमत की थी। 15 अक्टूबर 1545 में जो थे ये उमरकोट सिंध में पैदा हुए थे और 13 अक्टूबर 1605 में आगरा में इनकी वफ़ात हो गई थी। और मकबरा अकबर आगरा, जिसे कहते हैं टॉम ऑफ अकबर द ग्रेट, सिर्फ 13 साल के थे जब उनके फादर मतलब फोत हो गए, ठीक है। लेकिन उनके जो गार्डियन थे बहराम खान थे, ये आपने याद रखना है कि अकबर के जो गार्डियन थे वो बहराम खान थे।
मतलब इस अकबर जो थे वो सिर्फ 13 साल के थे जब उनके फादर डाइड हो गए। तो बाद में जो उनके गार्डियन थे वो बहराम खान थे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद अगर अकबर को कहा जाए कि वो मुग़ल हिस्ट्री के जो थे सबसे कामयाब जो थे वो बादशाह थे, ग्रेट कनक्यूरर थे, ठीक है, ऑर्गेनाइज़र भी, एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से भी मतलब उन्होंने अपनी लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस दी। उसके अलावा उन्होंने जो है लिबरल पॉलिसीज़, उनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था और उसका जो फेमस जो था वो मनसबदारी सिस्टम था। ये जो है जो इसका मनसबदारी सिस्टम था ये बाद में मुग़ल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और सिविल की जो है वो बुनियाद बना था। इसने जो है दीन इलाही इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, एक नया मज़हब जिसमें उसने क्या किया था कि डिफरेंट मज़हब को जो है वो मिक्स कर दिया था दीन इलाही, लेकिन इसने जो है वो बड़ा इंतशार फैलाया था। अकबर और उसके जो सक्सेसर थे जहांगीर और फिर उसके बाद शाहजहां, इन्होंने जो है इंडियन म्यूज़िक की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हिस्सा डाला, कंट्रीब्यूट किया। उस वक्त का जो म्यूज़िशन था वो तानसेन, ठीक है, बड़ा मशहूर म्यूज़िशन था। तो ये आपने याद रखना है अकबर के दौर में। उसके बाद अकबर का मोस्ट एम्बिशियस और जो आर्किटेक्चर के हवाले से था, उसने न्यू कैपिटल सिटी बनाया था जो कि उसने सिकरी नियर आगरा के करीब, और सिटी का जो नाम था वो फतेहपुर था, ठीक है, जो कि अकबर की जो फ़तह थी गुजरात में, गुजरात को जो उसने फ़तह किया था 1572 के अंदर, उसकी याद में तो जो है कोमेमोरेट, ठीक है, उसकी याद में उसने फ़तेहपुर सिटी जो है वो बिल्ड करवाया था, कैपिटल सिटी। उसके बाद जामिया मस्जिद की जो साउथर्न एंट्रेंस थी वो बड़ा उसका इम्प्रेसिव गेटवे था जिसे बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा भी जो है वो अकबर ने तमीर करवाया था। और इसमें जो है वो रेड सैंड स्टोन थे और उसके अंदर बहुत अच्छी मुसव्वरी की गई थी, वाइट मार्बल लगाए गए थे। और अकबर का जो दौरे हुकूमत है वो मोस्ट पीसफुल और पावरफुल था। फिर 1605 के अंदर जो है उसकी डेथ हो गई थी और इस तरह जो है उसका उसने टोटल जो है तकरीबन 49 ईयर्स उसने हुकूमत की थी। उसके बाद चौथा मुग़ल बादशाह था नूरुद्दीन जहांगीर। नूरुद्दीन जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक हुकूमत की थी, तकरीबन जो है इसने 22 साल हुकूमत की। उसके बाद ये 31 अगस्त 1569 में ये फतेहपुर सिकरी में पैदा हुए थे, ठीक है, आगरा का ही है। अच्छा, इसके अलावा जो जहांगीर के जो दौर में मुग़ल रूल था वो अपनी क्लाइमेक्स पे था, ठीक है, इसमें इसने जो है दीप, इसको बड़ा रंगों से बड़ा प्यार था। इसने शादरा लाहौर में जो है वो जहांगीर का मकबरा है और फेमस गार्डन भी जो है इसने बिल्ड करवाया था, वो शालीमार बाग है लाहौर के अंदर। उसके बाद जो है जहांगीर की डेथ हो गई 1627 के अंदर भिम्बर के मुकाम पर, ठीक है, ये कश्मीर के नज़दीक ही है और ये लाहौर, बाग लाहौर में दफन है, ठीक है, जिसे अब जो है वो जहांगीर का मकबरा जहांगीर कहा जाता है। पांचवा मुग़ल बादशाह है शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। इन्होंने 1628 से लेकर 1658 तक हुकूमत की, तकरीबन जो है इन्होंने 30 साल जो है वो हुकूमत की थी। 5 जनवरी 1592 के अंदर किला लाहौर में इनकी पैदाइश हुई। फिर 22 जनवरी 1666 किला आगरा में जो है वो इनकी वफ़ात हो गई थी और ये ताज महल के अंदर इनका मकबरा है जो इन्होंने ताज महल जो है इन्होंने अपनी बीवी जो है मुमताज़ के लिए तमीर करवाया था। इनका जो रियल नेम था वो खुरम था। मतलब अगर कहा जाए कि ये मुग़ल इम्पीरियर में से सबसे ज़्यादा पुरकशिश बादशाह थे। इन्होंने जो है न्यू कॉइन्स जो है न्यू सिक्के, नए सिक्के इंट्रोड्यूस करवाए 1629 के अंदर। ये जो सिक्के थे वो सोने, चांदी और तांबे के बने हुए थे। इसके अलावा इसकी जो मशहूर तमीरात में लाल किला है, रेड फोर्ट,
शाहजहां मस्जिद, ताज महल, ठीक है, जो कि इन्होंने अपनी मुमताज़ के लिए जो है वो तामीर करवाया था। उसके बाद 1657 के अंदर शाहजहां जो थे वो बीमार हो गए और उन्होंने अपने जो सबसे बड़ा बेटे थे दाराश को उसे जो है अपना जानशीन बना दिया, ठीक है, अपनी जगह बादशाह बना दिया। इसकी वजह से जो है बड़ा क्राइसिस हुआ इसके तीनों बेटों के दरमियान, जिसके बाद जो इसका थर्ड बेटा था, शाहजहां का थर्ड बेटा था औरंगज़ेब, वो जो है फ़ाते कहलाया, ठीक है, उसने मतलब उस सब कुछ किस्त हुई और उसने जो है वो छठा फिर बादशाह बना मुग़ल इम्पीरियर। आफ्टर शाहजहां रिटर्न फ्रॉम इलनेस इन जुलाई 1658 के अंदर, मतलब जब वो बीमारी से ठीक हो गया, उसके बाद औरंगज़ेब ने अपने जो बाप था उसको आगरा के किले में जो है वो कैद कर दिया फ्रॉम जुलाई 1658 से लेकर उसकी डेथ तक। 1666 में जो है वो फिर शाहजहां की जो है वो डेथ हो गई और वो अपने बीवी जो है बीवी के साथ ही ताज महल के अंदर जो है वो दफन है। फिर जो है छठा मुग़ल बादशाह भी हम पढ़ रहे थे, औरंगज़ेब आलमगीर। इन्होंने 1658 से लेकर 1707 तक हुकूमत की, तकरीबन 49 ईयर्स, ठीक है, अकबर जितनी इन्होंने हुकूमत की थी। उसके बाद औरंगज़ेब जो है जुलाई 21 1658 में बादशाह बना और उसने 1707 तक हुकूमत की, तकरीबन 50 साल हुकूमत की थी इसने। इसकी तामीरात में बादशाही मस्जिद जो है ये भी औरंगज़ेब आलमगीर ने जो है वो तामीर करवाई, मोती मस्जिद भी इन्होंने तामीर करवाई। ये आपने तामीरात जो हैं इन्हें अच्छी तरीके से याद रखना है। लेकिन बदकिस्मती से उसने क्या किया था कि अपने पांचों बेटों को जो है वो कोर्ट से, अपनी जो रॉयल कोर्ट से, उससे दूर रखा, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट में इतने ट्रेन नहीं हो सके और बाद में जो है मुगलिया सल्तनत का सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूबता गया। और 3 मार्च 1707 में अहमदनगर में इनकी वफ़ात हुई थी और औरंगाबाद में जो है इनका मकबरा है। अच्छा, ये जो है हमने 6 जो है मुग़ल बादशाह हमने साथ साथ डिस्कस किए हैं सारे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आपने इनकी जो है अच्छी तरीके से तफसीलात याद रखनी है। बाकी जो टोटल 18 मुग़ल बादशाह हैं, ठीक है, इन्हें आप इसी तरीके से एज़ इट इज़ याद कर लीजिए कि किसके बाद कौन सा बादशाह था। ना भी करना चाहें तो ये पहले 6 जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रख लें और इनके टेन्योर्स को याद रख लें। उसके बाद 1614 के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना पहला ऑफिस खोला बॉम्बे के अंदर, जिसके अंदर 18th सेंचुरी के मिडल में जंग हुई बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। और उसके बाद जो है जो ब्रिटिश थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है कंट्रोल पाना शुरू कर दिया इंडिया के ऊपर। उसके बाद जो उन्होंने सबसे पहले ट्रेड एग्रीमेंट किया था नवाब ऑफ बंगाल के साथ, सिराजुद्दौला के साथ, ठीक है, लेकिन क्लैश हो गया, मतलब जो उनका बेटा था उसके बाद जो जंग लड़ी, जिसके बाद उनका एक अंकल थे मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के, तो उनकी गद्दारी की वजह से जो नवाब सिराजुद्दौला जो थे जंग प्लासी के अंदर 1757 में उन्हें जो है शिकस्त हो गई। फिर डिक्लाइन पढ़ते हैं कि मुग़ल जो रूल की कैसे ख़त्म होता गया। आलमगीर की जब वफ़ात हुई 1707 के अंदर, तो तब से ही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनकी मुगलिया सल्तनत का जो है सूरज डूबता दिखाई दे रहा था और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जैसे जैसे आगे आते रहे और डिफरेंट जो बादशाह आगे आते रहे मुगलिया सल्तनत के अंदर, तो उनकी आपस की जंग ने, जिसकी वजह से काफ़ी जो है जानी नुकसान, माली नुकसान, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी डिक्लाइन की तरफ आते गए। इनके जो सन थे मौज़म आलमगीर के, उन्होंने जो है हुक्मरानी की 1707 से लेकर 1712 तक। उसके बाद फिर औरंगज़ेब आलमगीर टू आते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने आप को जो है बहादुर शाह का लक़ब दिया था। उन्होंने फिर बाद में 5 साल हुकूमत की और फिर इनके डिक्लाइन की वजह ये भी थी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है
फ्रीक्वेंट, मतलब बाद में इनकी रीज़न ये भी थी कि फिर बाद में जैसे जैसे चेंज आता रहा, ठीक है, एक बादशाह के बाद दूसरा बादशाह, फिर आहिस्ता मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट। तो 17 किंग्स जो हैं वो क्राउन हुए ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, 1707 से लेकर 1857 तक। उसके बाद जो मुग़ल एम्पायर की कमज़ोरी में फिर नादिर शाह आते हैं। नादिर शाह 1738 से 39 तक, इनके ऑर्डर में जो है वो कत्ले आम किया गया। दिल्ली के अंदर तकरीबन 30,000 लोग जिसमें मारे गए। फिर 19 सेंचुरी के अंदर मुस्लिम्स थे जैसे सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल, उन्होंने जो है सिखों के ख़िलाफ़ जहाद किया, लेकिन वो भी जो है बाद में बालाकोट के मुकाम पर सिखों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। बहुत से फैक्टर्स आते हैं जो कि मुग़ल एम्पायर के डाउनफॉल की वजह बनते हैं। सबसे पहले तो औरंगज़ेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, उसकी वजह से जो है बड़ा मुसलमानों मतलब जो लोगों के दरमियान डिसयूनिटी हुई, और इसकी वजह से जो है इनका जो एम्पायर था वो कमज़ोर होता गया। औरंगज़ेब के टाइम में जो मुग़ल एम्पायर था ना, वो अपने मैक्सिमम साइज़ में ना एक्सपेंड हुआ था, लेकिन ये जो वास्ट एरिया था, ये अब एक रूलर के लिए बड़ा इम्पॉसिबल था उसको कंट्रोल करना और एक सेंटर में बैठ के मतलब अपनी हुकूमत चलाना। तो बाद में जो है लेटर मुगल्स जो दक्कन में, बंगाल में, बिहार में वो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। फिर बाद में जो नादिर शाह की चोरियों रेड्स की वजह से और बार बार हमले की वजह से, अहमद शाह अब्दाली के बार बार हमले की वजह से क्या हुआ, इनकी जो सल्तनत थी वो और कमज़ोर होती गई। और फिर बाद में जो ब्रिटिश और फ्रेंच आए थे एज आ ट्रेडर के तौर पर, उसने जो है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। फिर उसके नतीजे में शाह वलीउल्लाह की रिफ़ॉर्म मूवमेंट आती है 1707 से 1762 तक। शाह वलीउल्लाह जो है वो एक बड़ी मजहबी फैमिली से बिलोंग करते थे। मदरसा रहीमिया में पढ़े थे, ठीक है, बाही हिज फादर शाह अब्दुल रहीम। उसके बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो हज पे गए और सऊदी अरेबिया में उन्होंने हायर स्टडीज़ की। बाद में उस टाइम पे जो मुसलमान थे इंडिया के अंदर, वो हनफिया, सूफ़ी, शिया, सुन्नी ऐसे फ़िरक़ों में जो है वो तकसीम हो चुके थे। उन्होंने फिर एक कैंपेन चलाई, मतलब कि इस्लाम को प्रेजेंट किया जाए इन अ रैशनल मैनर। ऑन हिज रिटर्न टू द सब कॉन्टिनेंट ही स्टार्टेड वर्किंग। फिर उन्होंने जो है अपने मकसद में, जब वो दोबारा वापस आए बर सग़ीर के अंदर, फिर उन्होंने अपने मकसद में काम करना शुरू किया। शाह वलीउल्लाह मतलब उन्होंने सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनका एक्ट है, काम है, वो ये है कि इन्होंने ट्रांसलेशन की थी होली कुरान की इंटू सिंपल पर्शियन में। मतलब जो उस वक्त की ज़बान थी, फ़ारसी ज़बान में इन्होंने पहली दफ़ा कुरान पाक का तर्जमा किया था। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले कुरान पाक का फ़ारसी के अंदर तर्जमा किसने किया था? तो शाह वलीउल्लाह ने किया था, ताकि वहाँ के जो बर सग़ीर के लोग हैं वो उसको अंडरस्टैंड समझ सकें और उसे फ़ॉलो कर सकें। इसके बाद उनकी जो एफ़र्ट है मतलब मराठास को उन्होंने शिकस्त दी, और नजीबुल दौला को इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 के अंदर। फिर उसके बाद 1762 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनके जो बेटे थे और उनके फॉलोवर्स थे उन्होंने उनका काम को जारी रखा, और बाद में भी फ्यूचर जो इस्लामिक लीडर्स या थिंकर्स आते रहे हैं वो भी उनकी एग्जाम्पल से बड़ा इंस्पायर होते रहे हैं। फिर फ्राइज़ी मूवमेंट आती है 1830 से लेकर 1857 तक, और इस मूवमेंट के जो फाउंडर थे वो हाजी शरीयतुल्लाह थे, ठीक है। तो फ़राइज़ी तहरीक का बानी आ जाता है, कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह थे। ये बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ़राइज़ी तहरीक का जो बानी कौन था? तो ये हाजी शरीयतुल्लाह थे। उस वक्त जो थी मुस्लिम्स की कंडीशन सब कॉन्टिनेंट के अंदर बड़ी मीज़रेबल थी। हाजी शरीयतुल्लाह फिर जो थे मक्का में गए, हज अदा किया, बाद में अपने कंट्री में वापस आए आफ्टर 20 इयर्स, और उन्होंने अपनी मूवमेंट चलाई जिसे फ्राइज़ी मूवमेंट कहती हैं। उसके बाद 1857 के अंदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी। 1845 के अंदर जो ब्रिटिश एम्पायर था वो एक्सपेंड हो गया था बंगाल से लेकर सिंध तक, ठीक है, लेकिन एंड ऑल दैट रिमेन फ्री वाज पंजाब, सिर्फ पंजाब ही फ्री था। लेकिन पंजाब पे किसकी हुकूमत थी? सिखों की हुकूमत थी, ठीक है। उसके बाद सिख वार हुई 1848 के अंदर, तो ब्रिटिश ने जो था वो पूरे इंडस पर अपना कब्ज़ा जमा लिया।
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई जनवरी एंड मार्च 1857 के अंदर। लोगों का काफ़ी कत्लेआम किया गया दिल्ली के रहने वालों के, ठीक है। और मुग़ल इम्पीरियर मतलब उनको उनके किलों से जो है वो उठा लिया गया, उनको जो है कैद कर लिया गया। बहादुर शाह ज़फ़र जो कि लास्ट मुग़ल बादशाह थे, उनको रंगून में कैद कर दिया गया, ठीक है, मयामर, जहाँ पे जो है उनका इंतकाल हो गया। 1857 की जंग आज़ादी के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। फिर नेक्स्ट जो है 50 ईयर्स जो है वो रहे इसके अंदर। उसके बाद जो है जो ब्रिटिश एजुकेटेड हिंदूज़ थे, उन्होंने जो मुसलमानों के गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो मुसलमान थे उनके पोजीशंस पे भी जो है वो होल्ड कर लिया। तो इस तरह जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुसलमानों को जो है वो हर चीज़ से जो है वो महरूम कर दिया गया था। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे आगे 1857 के बाद के इवेंट्स को।